Let's start with a little story. This story is about a person who is married to the daughter of Diwan of Pithapuram estate. इस पर्सन का नाम है पकाला जी. पकाला जी मैरीज द डॉटर ऑफ दीवान ऑफ पीतापुरा स्टेट, जो कि रहते हैं बहरानपुर नाम के एक शहर में. वन डे दे डिसाइड दैट दिल टेक द ट्रेन टू पीथापुरम एंड दिस इज इन 1936. सो दे डू. पीथापुरम में एक पियोन होता है जो कि हमारा डेड मैन है, मतलब डिसीज्ड पर्सन है, जिसका नाम होता है नुखा राजू. पकाला जी नुखा राजू से कुछ पैसे के डिमांड करते हैं और नुखा राजू पकाला जी को वो पैसे दे देते हैं. 1936 के टाइम पे 3,000 रुपये नुखा राजू जी पकाला जी को दे देते हैं. 20 मार्च 1937 को द वाइफ ऑफ पकाला जी एक लेटर लिखती है नुखा राजू को, जो कि हमारे डिसीज्ड पर्सन है, कि आप बहरानपुर आओ, अपना पैसा लो और जाओ. नुखा राजू अपनी वाइफ से ये बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या मैं जाऊं. उसको लेटर दिखाते हैं और वो बहरानपुर के लिए 21 मार्च 1937 को निकल जाते हैं. 22 तारीख को वो तो नहीं, लेकिन उनकी खबर आती है. और कैसे आती है? पुरी रेलवे स्टेशन पे एक ट्रंक बॉक्स के अंदर उनके 7 पीसेस में उनकी डेड बॉडी पाई जाती है. इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पुलिस ट्रंक बॉक्स के एक ट्रेडर से बात करती है, वो ट्रेडर बताता है कि ये ट्रंक बॉक्स मैंने किसी एक इंसान को बेचा था जो कि पकाला जी की शक्ल से मैच करते हैं. और इस सारे के सारे सबूत के हिसाब से पकाला जी को पुलिस मर्डर के चार्ज में अरेस्ट कर लेती है. अल्टीमेटली जब ये केस प्रीवी काउंसिल के पास पहुंचता है तो प्रीवी काउंसिल हेल्ड करती है दैट द स्टेटमेंट विच वॉज गिवन बाय नुका राजू टू हिज वाइफ about the said letter that he had received and about the fact that he was going to Behranpur to get his money back will be treated as dying declaration. लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है that what is dying declaration? उसको अंडरस्टैंड करने के लिए let's revisit Indian Evidence Act section 32 and which is now mentioned in section 26 of भारतीय न्याय संहिता. ऐसे भारतीय न्याय संहिता बट आई मीन भारतीय साक्ष्य अधिनियम. सो जब हम सेक्शन 26 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में बात करते हैं, उसके पहले साक्ष्य अधिनियम के छोटे से कॉन्सेप्ट को समझते हैं. चैप्टर नंबर 2 जो कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स की बात करता है, एविडेंस एक्ट में वो कवर किया जाता है बिटवीन सेक्शंस 5 एंड 55, वाइल इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम यही चैप्टर 2 कवर किया जाता है बिटवीन सेक्शंस 3 एंड 50. In the same way, section 26 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam, इसकी marginal heading reads as follows: cases in which statement of relevant fact by person who are dead or cannot be found etc. are relevant. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं relevancy of facts की in the cases where the person making that statement cannot be present in the court. ये present क्यों नहीं हो सकते कोर्ट में, वो अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. वो स्टार्ट करने के पहले फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी लेट मी क्लैरिफाई दैट देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 26 ऑफ भारतीय न्याय संहिता. इंडियन एविडेंस एक्ट में जो चीज़ सेक्शन 32 में दिया है वही भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 26 में दिया है. इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 32 हैज़ सब क्लॉजेज फ्रॉम 1 to 8 जो कि 8 सर्कमस्टांसेस बताते हैं इन विच पीपल आर एब्सेंट फ्रॉम द कोर्ट. ऑन द अदर हैंड सेक्शन 26 में A to H ऐसे 8 सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर लोग एब्सेंट होते हैं फ्रॉम द कोर्ट, बट स्टिल द स्टेटमेंट्स मेड बाय देम आर स्टिल रेलिवेंट. इलस्ट्रेशंस दोनों में एग्जैक्टली सेम है, 14 इलस्ट्रेशंस स्टार्टिंग फ्रॉम A एंडिंग एट N. कॉन्टिन्यूइंग, एब्सेंट पर्सन कौन होता है? हम एब्सेंट पर्सन को फॉर द सेक ऑफ सेक्शन 32 एंड सेक्शन 33 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं. फर्स्ट, पीपल हु आर डेड. सेकेंड, पीपल हु कैन नॉट बी फाउंड. थर्ड, पीपल हु आर इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस. एंड देन फोर्थ, पीपल हु कैन बी ब्रॉट अप टू द कोर्ट बट नॉट विदाउट इनकरिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट और डिले इन द प्रोसेस ऑफ द ट्रायल. इन चारों ही केस में पर्सन्स को कोर्ट एब्सेंस का एक्सक्यूज दे देती है. वॉट इज मैंशनड इन क्लॉजेज 1 to 8 ऑफ एविडेंस एक्ट एंड A to H ऑफ साक्ष्य अधिनियम वो हमारे पास सामने है. फर्स्ट पॉइंट आता है जो कि बात करता है व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ.
If a person has died, of course this person cannot be brought up to the court. This is called dying declaration, which is included in first clause of section 32, that is clause A of section 26 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम. 26B बात करता है of statements which is made in the course of business. ऐसे ही 26C बात करता है अगर कोई इंसान जो स्टेटमेंट बना रहा है खुद के अगेंस्ट कोई चीज़ एडमिट करता है, उसको एडमिट करने के लिए ही हिमसेल्फ डज नॉट नीड टू बी प्रेजेंट इन द कोर्ट. ही कैन डू इट थ्रू एन इंटरप्लीडर और ही कैन डू इट थ्रू हिज एजेंट. फोर्थ पॉइंट जो कि बात करता है व्हेन अ स्टेटमेंट गिव्स ओपिनियन एज टू अ पब्लिक राइट और अ कस्टम और मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट. फिफ्थ पॉइंट में इट टॉक्स अबाउट इट रिलेट्स टू एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ रिलेशनशिप. Sixth point में it talks about it is made in a will or a deed relating to family affairs. Point number 7 talks about documents relating to transactions under section 11A of भारतीय न्याय संहिता. भारतीय न्याय संहिता का section 11A मतलब section 13A of Indian Evidence Act talks about relevancy of facts that talk about custom or rights. And last point, when it is made by several persons to express feeling which are relevant to matter in question. ऐसे लॉ जो कि प्री इंडिपेंडेंस डेवलप हुए थे जनरली अपने ओरिजिन और अपने सोर्सेस को पाते हैं इंग्लिश लॉज में, एंड हेंस मोस्ट ऑफ दीज लॉज आर कंपेयर्ड विद इंग्लिश लॉ एज अगेंस्ट इंडियन लॉज. हाउएवर आज के दिन भारतीय न्याय संहिता हमारा एक खुद का सोवरेन लॉ है दैट नीड्स नो कंपैरिजन विद इंग्लिश लॉ. But for the sake of brevity, I think this tradition continues. English law में death is not essential for a statement given under dying declaration. लेकिन Indian law में person has to be dead to make a statement under section 26 subclause A. If a person makes a statement who is expecting death and the person does not end up dying, then that does not mean that the statement has no value at all. This will have certain corroborative value under section 160 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम. इसके बाद the statement which is made by a person must relate to cause of death as per Indian law. लेकिन English law में ऐसा कुछ भी नहीं है. The statement which is being described by the person should define the circumstances under which the death occurred. और उसके बाद English law में death should be expected, लेकिन इंडिया में डेथ का एक्सपेक्टेशन इज़ नॉट मैंडेटरी. इट इज़ नॉट नेसेसरी एट द टाइम ऑफ मेकिंग स्टेटमेंट. एक प्रिजम्पशन जो कि इंग्लिश लॉ में आता है वो ये है कि डाइंग डिक्लेरेशन इज़ अ गुड एविडेंस, लेकिन ऐसा प्रिजम्पशन इंडिया में नहीं है. दिस प्रिजम्पशन इज़ बेस्ड ऑफ अ लैटिन मैक्सिम विच रीड्स एज नीमो मोरिटोरिस प्रिसोमिटर मेंटिरे, विच इज़ अ लैटिन लीगल मैक्सिम जिसका मतलब होता है अ मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विद लाई इन हिज माउथ. लास्ट जो कि डिफरेंस आता है बिटवीन इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ इज दैट इन इंग्लिश लॉ डाइंग डिक्लेरेशन इज ओनली एप्लीकेबल टू क्रिमिनल केसेस, लेकिन इंडियन लॉ के केस में इट इज़ एप्लीकेबल इक्वली टू बोथ क्रिमिनल एंड इन सिविल केसेस. जो केस हमने शुरुआत में पढ़ा उस केस का नाम था पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर. I hope you understand dying declaration better than you did before. Thank you. That's it for today. See you in the next video.